बहुत इजी है। एक बार जिसने लेक्चर देख लिया उसको जरूरत ही नहीं पड़ेगी ना बुक देखने की ना कहीं और दूसरा लेक्चर देखने की, एक बार में याद हो जाएगा। एटीपी जो एनर्जी रिलीज होती है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये एनर्जी रिलीज होती है केमिकल एक्टिविटीज सेल के अंदर, जो बहुत सारी केमिकल एक्टिविटीज है, ब्रेक डाउन ऑफ द फूड सप्लाई, सारी। यस, हेलो एवरीवन, वेलकम विद अनदर एपिसोड ऑफ बायोलॉजी। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग का स्टार्ट होने जा रहा है। डबल मेम्ब्रेन बाउंड, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेली के बारे में मैंने डिस्कस कर लिया था, तो उसके ऊपर मैं एक बार रिवाइज कर लेता हूँ क्या क्या थे। 4 सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेली, दैट इज लाइसोसोम, गोल्जी एपरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड वैक्यूल। अगर आप लोगों को याद हो तो पढ़ाई चल रही होगी तो ऑब्वियस सी बात है, याद है। कमेंट सेक्शन में बताइए किसको किसको याद था। उससे पहले अब उसके बाद डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेली हमारे 3 हैं, जैसा कि मैंने बताया था। एक जिसमें से मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, अब आप लोग को पॉज करके कमेंट में बताना है कि किस में मैंने इसको पढ़ाया था। उससे पहले अब उसी से रिलेटेड मेरा एक क्वेश्चन आप लोग से बन जाएगा यहाँ पे कि कौन सी ऐसी चीज़ है जिसके बिना सेल इनकम्प्लीट है, माना ही नहीं जाता है कि ये सेल है। मैंने 3 चीज़ें इम्पॉर्टेंट बताई थी। अगर मेरा प्रीवियस लेक्चर आप लोग को याद हो तो मैंने 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट बताई थी जिससे माना जाता है कि हाँ ये एक सेल है, कंप्लीट सेल। वो चीज़ें अवेलेबल रहेगी ही सेल में। पहला हमारा क्या था? न्यूक्लियस, फिर साइटोप्लाज्म, फिर सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन उसको हम कहते हैं। ये 3 चीज़ें उसमें ख़ास पाई जाती है सेल के अंदर, तो कंप्लीट सेल मानी। जिसमें से मैंने एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेली जो पार्ट ऑफ द सेल में मैंने पढ़ाया था वो यहाँ पर मेंशन किया था मैंने जब इंट्रो दे रहे थे सेल ऑर्गेनेली का। तो न्यूक्लियस का पार्ट हो चुका है। अब हमारा है माइटोकॉन्ड्रिया, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट है माइटोकॉन्ड्रिया। इसके बाद प्लास्टिड्स, यानी 3 थे, एक मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया, 2 आप लोग को इस एपिसोड में हम कंप्लीट करा देंगे। तो आज बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेली, बहुत क्वेश्चन इसके ऊपर भर भर के आते हैं, 1 वर्ड में, ब्रीफ, लॉन्ग, सारे क्वेश्चन इसके ऊपर बन जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की बात करते हैं तो सबसे खास इसको बोला गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑब्वियस लोगों को पता भी होता है कि इसको पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, यानी ये एक एनर्जी प्रोवाइडर है पूरे सेल के लिए। केमिकल रिएक्शन, जितनी भी केमिकल एक्टिविटीज़ या केमिकल रिएक्शन सेल के अंदर होती हैं उस सब के लिए रिस्पॉन्सिबल है एनर्जी प्रोवाइडर, एनर्जी प्रोवाइड करता है। हाउस का पावर हाउस है, यानी पूरे हाउस को पावर रखता है, कंट्रोल में रखता है अपने, ठीक। 2 मेम्ब्रेन कवरिंग है, मैंने बताया डबल मेम्ब्रेन बाउंड है तो इसके अंदर 2 कवरिंग होगी मेम्ब्रेन की। बात कर लेते हैं आउटर एंड इनर। आउटर मेम्ब्रेन डायग्रामेटिकली पहले आप देख लीजिए, मैं थोड़ा सा किनारे भी हुआ जा रहा हूं ताकि आप इसको नोट डाउन भी कर सकें आसानी से। यहाँ डायग्रामेटिकली आपने देखा जैसा कि ये आउटर मेम्ब्रेन क्या होती है, पोरस होती है, और इनर डीपली फोल्डेड, फोल्ड के फॉर्म में पाई जाती है, यानी फोल्ड होगी। फोल्डेड में क्या होता है कि ये क्या कर देती, क्रिएट लार्ज सरफेस एरिया फॉर एटीपी जनरेटिंग केमिकल रिएक्शन। एटीपी बनने के लिए, यानी एनर्जी ज़्यादा बनने के लिए उसमें ये लार्ज सरफेस एरिया, यानी सरफेस एरिया उसका बढ़ा देगी। जितना ज़्यादा चीज़ें बढ़ेंगी उसमें और चीज़ें आ सकेंगी, यानी एनर्जी और आ सकेगी, ठीक। फंक्शन, मेन इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं इसका फंक्शन, जो बहुत मैंने कम लिखा है, सेलेक्टेड लिखा है, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या करता है ये? एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर वेरियस केमिकल एक्टिविटीज नीडेड फॉर लाइफ इज रिलीज्ड बाय माइटोकॉन्ड्रिया, जैसा कि मैंने बताया एटीपी। जो माइटोकॉन्ड्रिया से एनर्जी रिलीज होती है वो इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, एटीपी की फॉर्म में होती है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसका फुल फॉर्म क्या है? इन द फॉर्म ऑफ एटीपी जो एनर्जी रिलीज होती है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये एनर्जी रिलीज होती है केमिकल एक्टिविटीज सेल के अंदर, जो बहुत सारी केमिकल एक्टिविटीज है, ब्रेक डाउन ऑफ द फूड सप्लाई, सारी चीज़ें जो होती है केमिकल एक्टिविटी सेल के अंदर, वो एटीपी की फॉर्म में एनर्जी आती है जिससे हमारा पूरा काम चलता है। अब उसके बाद सबसे लास्ट एंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये इम्पॉर्टेंट, माइटोकॉन्ड्रिया हैव देयर ओन डीएनए, इसका अपना खुद का डीएनए होता है, एंड राइबोसोम।
आपको मैंने ऑलरेडी बताया था कि राइबोसोम का मेन काम क्या होता है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन सिंथेसिस या प्रोटीन के मैन्युफैक्चर, प्रोटीन को बनाने के लिए राइबोसोम का यूज होता है। इसीलिए देयरफॉर माइटोकॉन्ड्रिया आर एबल टू मेक सम ऑफ देयर प्रोटीन, प्रोटीन बनाने में भी ये सक्षम होती है। क्यों? क्योंकि इसके पास अपना खुद का डीएनए और राइबोसोम पाया जाता है। अब नेक्स्ट टॉपिक मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ प्लास्टिड्स। वो भी बहुत इजी है, एक बार जिसने लेक्चर देख लिया उसको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी ना बुक देखने की ना कहीं और दूसरा लेक्चर देखने की, एक बार में ही याद हो जाएगा। 2 सेकंड के लिए हट जा रहा हूँ, आप एक बार अच्छे से देख लीजिए और नोट डाउन कर लीजिए। इससे ईजी, इससे कम ब्रीफ कहीं पे मिलने वाला नहीं है और बहुत आसानी से मैंने सारी चीज़ें एक एक चीज़ समझा दी है, याद करा दिया। जो चीज़ समझ में नहीं आ रही कमेंट में मुझसे आप पूछ सकते हैं बिना झिझक। यस, तो हमारा नेक्स्ट क्या है, प्लास्टिड। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट है, यानी इम्पॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेल। इसको भी मैंने बहुत ब्रीफ और बहुत ही आसान तरीके से लिखा है। चलिए देखते हैं प्लास्टिड्स। सबसे पहले ये इसकी मेन खास पॉइंट क्या है कि ये सिर्फ प्रेजेंट होता है प्लांट सेल में, यानी एनिमल सेल में ये नहीं होता, सिर्फ प्लांट सेल में ये पाया जाता है। एक एडिशनल पॉइंट है, ये क्वेश्चन में भी आ जाता है, विच पार्ट इज़ नॉट प्रेजेंट इन एनिमल सेल। ये विच पार्ट कंपेयर करने के लिए देते हैं, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। मैं वो आपको डिफरेंस भी एक करके दिखा दूंगा, कौन कौन से पार्ट एनिमल सेल में पाए जाते हैं, कौन कौन से एब्सेंट होते हैं। तो ये सिर्फ प्लांट सेल में पाया जाता है। प्लास्टिड्स हैव देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम। जैसा कि मैंने आपको माइटोकॉन्ड्रिया में अभी पढ़ाया है कि उसका भी अपना डीएनए और राइबोसोम पाया जाता है। यानी जहाँ भी राइबोसोम का आप सबको काम पता है कि राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस में या प्रोटीन मैन्युफैक्चर में काम करता है। अब आप समझ लीजिए कि प्लास्टिड भी अपना खुद का प्रोटीन बना लेता है क्योंकि इसके बाद अपना खुद का डीएनए और राइबोसोम है। अब देखिए कितना आसान एक चार्ट बनाया मैंने जिससे एक एक चीज़ आराम से क्लियर हो जाएगी, समझ में आ जाएगा। इसके टाइप्स की अगर हम बात करें, इसके टाइप्स हैं क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। तीन तरह के प्लांट्स के अंदर प्लास्टिड्स हमारे पाए जाते हैं। क्रोमोप्लास्ट क्या है, ये एक कलर्ड प्लास्टिड है। कलर्ड होता है, प्रेजेंट इन लीव्स, फ्लावर एंड फ्रूट्स। लीव, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स में ये प्लांट्स के मौजूद होते हैं क्रोमोप्लास्ट। अब हम बात करते हैं क्लोरोप्लास्ट की। क्लोरोप्लास्ट सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट है जिसके दम पे ही तो हम लोग जिंदा हैं, यानी क्लोरोप्लास्ट ही तो ये पिगमेंट कंटेन करता है, क्लोरोफिल, जिसकी वजह से ही तो इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट प्लांट खाना बनाते हैं जो हम लोग खाते हैं। इसमें क्या है कि पिगमेंट क्लोरोफिल, यानी प्लास्टिड के बाद एक पिगमेंट होता है क्लोरोफिल, उसी को हम क्या कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट। उसी को क्लोरोप्लास्ट के नाम से जानते हैं। ये इम्पॉर्टेंट है फोटोसिंथेसिस के लिए। आप सबको पता है कि क्लोरोप्लास्ट या क्लोरोफिल पिगमेंट फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है और जो फूड मैन्युफैक्चरिंग में काम करता है। 4 चीज़ें इसेंशियल हैं फोटोसिंथेसिस के लिए। मुझे कमेंट करके अभी फ़ौरन बताइए वो कौन 4, वीडियो पॉज करके वो 4 चीज़ें मुझे बताइए जो फोटोसिंथेसिस के लिए इसेंशियल है। एक मैंने बता दिया, 3 आपको और बताना है, ठीक। कई तरह के होते हैं, येलो और ऑरेंज हो सकते हैं पिगमेंट, ठीक है, इस कलर में भी हो सकते हैं। अब बात आती है ल्यूकोप्लास्ट की। ल्यूकोप्लास्ट क्या है, सबसे खास बात इसकी, ये वाइट होता है या तो कलरलेस, इसका कोई कलर नहीं होता ल्यूकोप्लास्ट का। ये इसका मेन काम क्या है, ये स्टोर करके रखता है मटेरियल को, सच एज स्टार्च, ऑयल्स एंड प्रोटीन ग्रेन्यूल्स। ये मटेरियल को अपने अंदर स्टोर करके रखता है। अब ये मेरा लास्ट पॉइंट प्लास्टिड के ऊपर क्या कह रहा है, द इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द प्लास्टिड। यानी जब आप प्लास्टिड को इंटरनली देखेंगे, अभी समझ लीजिए मैं आपको डायग्राम से भी ऐसे ही दिखा देता हूँ प्लास्टिड, आप देख लीजिए कैसा होता है। जब आप इसको इंटरनली देखेंगे प्लास्टिड को, इसके पास न्यूमरस मेम्ब्रेन लेयर होती है। न्यूमरस मेम्ब्रेन लेयर जो एम्बेडेड होती है, यानी उसके अंदर धसी होती है इन मटेरियल, जिसको स्ट्रोमा कहा जाता है। स्ट्रोमा के अंदर एम्बेडेड होती है क्या, न्यूमरस मेम्ब्रेन लेयर इसकी प्लास्टिड की। जब आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो उसमें दिखेगा, उसी को हम स्ट्रोमा का नाम देते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट हमारा सेल डिवीज़न और मेम्ब्रेनलेस सेल ऑर्गेनेली चलेगा, उसके ऊपर बात कर लेंगे।
और कितने क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है चैप्टर ख़त्म होने के बाद, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मैं बता दूंगा। वन वर्ड, ऑब्जेक्टिव टाइप, जितने भी ब्रीफ लॉन्ग सारे क्वेश्चन है उसको मैं एक्सप्लेन करूंगा। जो चीज़ आपको नहीं समझ में आ रही कमेंट में मुझे बताइए। और अगर आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही, पूरी पढ़ाई दिमाग में घुस रही है, तो अपने फ्रेंड्स की ज़िंदगी ना बर्बाद करवाइए, उनको भी ये वीडियो शेयर कर दीजिए ताकि वो भी देख के कुछ नॉलेज ले सकें और वो दूसरों को भी शेयर करके दिखा सके। बहुत से बच्चे परेशान रहते, उनका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाता, लेकिन जब आप वीडियो देख रहे होंगे आप समझ गए होंगे कितना आसान तरीके से मैं पढ़ा रहा हूँ, जैसे एकदम खेल चल रहा है बायो का, कि इससे आसान तरीका कोई और नहीं हो सकता। थैंक यू। नेक्स्ट एपिसोड में हम बात करेंगे सेल डिवीज़न की और मेम्ब्रेन लेस सेल ऑर्गेनेली क्या क्या है।